बहू की रसोई में जादुई जलेबियां। सरोजनी अपने पिता मनोहर के साथ रहा करती थी। सरोजनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से उसके पिता मनोहर ने ही उसका देखभाल किया था। एक पिता होने के नाते उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थी। सरोजनी अब शादी के लायक हो गई थी और वो अपनी बेटी सरोजनी की शादी एक नुपुर नाम के लड़के से करने वाला था। नुपुर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता भी था। वहीं दूसरी तरफ नुपुर की माँ को एक संस्कारी, आज्ञाकारी और घरेलू लड़की चाहिए थी, लेकिन सरोजनी को तो खाना भी बनाना नहीं आता था। अरे बेटी सरोजनी, अब मैं क्या बताऊं। एक पिता के जितने फर्ज थे वो सब तो मैंने अदा कर दिए, लेकिन एक माँ का फर्ज मैं कभी नहीं निभा पाया। एक माँ अपनी बेटी को जिस तरह से संस्कार सिखाती है वो अलग ही होते हैं बेटा। अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाता या फिर पैसे कमाता। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो? आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। ये तो मेरे ऊपर ही रह गया ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में। मैंने कभी रसोई में ध्यान ही नहीं दे पाई। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता। अब तुम कैसे खाना बनाओगे? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं पिताजी, मैं YouTube से देखकर सीख लूंगी। सरोजनी रसोई में पहुंचती है, जिसके बाद वो YouTube चलाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाना होगा, इसीलिए मैं हलवा बनाना सीखती हूँ। सरोजनी हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका हलवा खराब हो जाता है। कभी उसके हलवे में पानी ज्यादा हो जाता है, तो कभी हलवा सूख जाता है, तो कभी हलवा जल जाता है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी सरोजनी एक स्वादिष्ट हलवा नहीं बना पाती, जिसके चलते सरोजनी रोने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे तो एक हलवा भी नहीं बनाया जा रहा। अब पता नहीं मेरी सास मुझे कितना सुनाएगी। काश माँ मेरे पास होती तो मुझे हलवा बनाना सिखा देती। सरोजनी रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ ललिता की आत्मा सफेद साड़ी में प्रकट होती है और सरोजनी से कहती है, अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ? मैं मरने के बाद भी तुझे तेरी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगी। ललिता अपनी बेटी सरोजनी को हलवा बनाना सिखाती है। जैसे जैसे ललिता सरोजनी को बताती है, सरोजनी वैसा ही करने लगती है, जिसके चलते सरोजनी इस बार बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोजनी को हलवा सिखाने के बाद ललिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरोजनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति नुपुर के घर आ जाती है। तभी उसकी सास अनुराधा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है। देख, हमारे घर की बहू पहली रसोई में मीठे में जलेबियाँ बनाती है। आज तुझे जलेबियाँ बनानी है। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो एकदम से कहती है, क्या कहा? जलेबी? अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी चौंक क्यों गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी जलेबियाँ बना कर लाती हूँ। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी का चेहरा फीका पड़ जाता है। इसके बाद वो रसोई में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपनी माँ से हलवा बनाना सीख कर आई थी, लेकिन अब तो माँ जी को जलेबी खानी है। अब मैं क्या करूँ? सरोजनी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है कि तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो उससे कहती है, अरे बेटी, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐसा कहकर ललिता के हाथों से एक रोशनी निकलती है, जो सरोजनी के हाथों में आ जाती है। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ब खुद जलेबियाँ बना लोगी। तुम्हारे हाथों में मैंने जादुई शक्तियाँ दी है, जिसके चलते तुम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाओगी। ऐसा कहकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद सरोजनी के हाथ अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सरोजनी के जादुई हाथ जादुई जलेबी बनाते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथों से इतनी अच्छी जलेबियाँ बन सकती है। ये तो कमाल ही हो गया। सरोजनी तुरंत जादुई जलेबियां बनाकर एक प्लेट में सजा देती है, जिसके बाद वो जादुई जलेबियां अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए ले जाती है। सबसे पहले वो अपनी सास को जलेबियां देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है।
अरे वाह बहू, तू तो 5 मिनट में जलेबियां बनाकर ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी तूने जलेबियां बना भी ली। अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथों का टैलेंट है। तभी सरोजनी की जेठानी कहती है, अच्छा, तुम्हारे हाथों में जलेबियां बनाने का टैलेंट है? इसका मतलब क्या तुम बावर्ची थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। सब लोग जलेबियां खाकर सरोजनी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। ऐसी जलेबी तो तमन्ना ने भी अपनी शादी में नहीं बनाई थी। अरे आखिर पत्नी किसकी है? अरे बेटा, ये मत भूल, तेरी पत्नी को तो मैंने ही पसंद किया था तेरे लिए। ये तो मेरी पसंद की बहू है। सभी लोग सरोजनी की प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके चलते तमन्ना मुंह बना लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर रोज घर के सभी लोग सरोजनी से जलेबियां बनवाने लगते हैं। अरे सरोजनी बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक काम कर, अपने हाथों की स्वादिष्ट जलेबी बनाकर रख लेना। तुम्हारे हाथों की जलेबी खाकर सभी मेहमान तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जी माँ जी, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। सरोजनी जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने उसकी माँ ललिता प्रकट होती है। अरे सरोजनी बेटा, मैंने तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे दी, लेकिन ये बताना भूल गई कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला, तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सरोजनी की बात सुनकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें उसकी जेठानी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो इसका राज मुझे ही पता चल गया। अब देखती हूँ ये जादुई जलेबियाँ कैसे बनाएगी। तमन्ना खुश होकर चली जाती है, जिसके बाद सरोजनी जलेबी बनाने लगती है। जलेबी बनाने के बाद जब सभी मेहमान सरोजनी के हाथों से बनी हुई जलेबियां खाते हैं, तो वो सभी सरोजनी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। जिसके बाद तमन्ना अपने मन ही मन सोचती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सरोजनी का जादुई जलेबी बनाने का राज तो मुझे पता चल चुका था, फिर ये जादू टूटा क्यों नहीं? दरअसल तमन्ना को सरोजनी की जादुई जलेबियां बनाने के राज का तो पता चल गया, लेकिन रोजाना जलेबी बनाते बनाते अब सरोजनी को आदत पड़ गई थी, जिसके चलते वो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनाना सीख जाती है। अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। मायके से अच्छा ससुराल। पायल अपने चाचा चाची के साथ धौलपुर गांव में रहती थी। पायल की चाची चांदनी बेहद ही कामचोर और कसाई किस्म की औरत थी। वह खुद से कभी एक गिलास पानी भी नहीं पीती थी। पायल, ओ पायल, कहाँ मर गई कामचोर? पायल भागकर अपनी चाची के पास आती है। चाची, आपने बुलाया? हाँ हाँ, जाकर जल्दी से मेरे लिए मलाई मार के अदरक इलायची की कड़क चाय बना कर ला, साथ में प्याज पालक के पकौड़े भी। चांदनी की फरमाइश के पायल रसोई में आकर चाय पकौड़े बनाने में जुट जाती है कि कुछ ही देर में चांदनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ नासपीटी निखट्टू, जल्दी कर, मेरे पेट में चूहे हाथी घोड़े सब रेस लगाए बैठे हैं। लाई चाची, बस 5 मिनट। पायल इस बात से बिल्कुल बेखबर नहीं थी कि उसकी चाची चांदनी को खाने पीने में देरी बिल्कुल हजम नहीं होती, इसलिए वह जल्दी जल्दी चाय पकौड़े लेकर हॉल में आती है। तभी चांदनी उस पर बरसते हुए कहती है, एक कप चाय और चंद पकौड़े तलने में तुझे इतनी देर लग गई? इतनी देर में तो मैं पूरी पकवानों से भंडार भर दूं। ऐसे ही हाल रहा तो ससुराल वाले एक दिन ही धक्के मार कर निकाल देंगे बाहर। अरे अब मेरे सर पर खड़ी क्या है, जा जाके रात के खाने की तैयारी कर। हाँ। पायल आंसुओं से भरी पल के लिए रसोई घर का रुख करती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, माँ पापा, आखिर आप दोनों अपनी बेटी को इस अनजान दुनिया में क्यों छोड़ गए? चाहे कितनी भी कोशिश करो, चाची कभी मुझसे मीठे मुंह बात नहीं करती। हर दिन मेरे किए कामों में नुक्स निकालकर ताने मारती हैं। रात होने पर जब रामलाल घर लौटता है तो पायल चांदनी और उसे खाना परोसती है और जैसे ही खुद भी खाने की थाली पर बैठने के लिए कुर्सी खींचती है, तभी चांदनी उसे झड़पते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, ये कुर्सी क्यों खींच रही है? वो चाची, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, सारा दिन कामों में निकल गया, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए मैं भी खाने की थाली लगा रही हूँ। बाद में अकेले खाने से बेहतर है कि आप दोनों के साथ बैठकर खा लूं। चुपचाप खड़ी रहे, बड़ी आई हमारे साथ खाने वाली।
हमारी थाली में जो खाना बचेगा वो क्या तेरा बाप खाएगा? हाँ? चाची, रोज तो मैं आप दोनों का बचा खुचा जूठन ही खाती हूँ। क्या बिगड़ जाएगा जो एक दिन मैं अलग से खा लूंगी तो? पायल को ऐसा बोलता उसका चाचा रामलाल उसकी आवाज को दबाते हुए कहता है, चुप कर बेगे औरत, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अरे शुक्र मना हमारा जो भैया के मरने के बाद मैंने तुझे पनाह दी, वरना भिखारियों की तरह दर दर भटकती हुई भीख मांग रही होती। रामलाल के कड़वे शब्द पायल के सीने में फांस की तरह चुभ रहे थे, जिसके बाद वह रोती बिलखती हुई कमरे में चली जाती है। दिन बीतते हैं। एक रोज रामलाल चांदनी से कहता है, अरे सुनती हो भगवान, बड़ी उम्दा खबर लाया हूँ। अरे तो बताओ भी, बात क्या है? पायल के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता हाथ लगा है। एक पैसे की मांग नहीं है उनकी। इसे हमारे 2 फायदे हैं। इसके ब्याह की जिम्मेदारी से पीछा छूटेगा और भाई साहब के इस प्रॉपर्टी पर भी हमारी पूरी दावेदारी जम जाएगी। अपने स्वार्थ को साधते हुए रामलाल और चांदनी पायल की शादी एक बड़े परिवार में कर देते हैं, मगर बहू बनी पायल के मन में बार बार ससुराल वालों की चिंता उमड़ घुमड़ रही थी। पता नहीं मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। जब मेरे खुद के सगे चाचा चाची मेरे ना हो सके तो ससुराल तो शासन का दूजा नाम है। पायल अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि उसकी सास सीता कहती है, अरे बहू रानी, कहाँ खो गई? भीतर आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। ये है तुम्हारे ससुर, ये जेठानी ज्योति, ये निम्मी तुम्हारी ननद और मैं तुम्हारी सास। पायल को अंदर ही अंदर ससुराल वालों का खौफ खाए जा रहा था। उसके चेहरे पर उभरी हुई झिझक देखकर उसकी जेठानी ज्योति कहती है, पायल, तुम थक गई होगी, जाओ जाकर आराम करो। पायल अपने कमरे में आकर गहरी नींद में गुम हो जाती है और अगली सुबह 10 बजे उसकी आंख खुलते ही उसकी निगाह घड़ी की ओर घूम जाती है। शादी के पहले दिन मैं इतनी देर से उठ रही हूँ, पता नहीं मेरी सास, ननद और जेठानी मुझे कितना सुनाएंगी। इसी डर के साथ बेचारी बड़ी झुंझुलाहट के साथ नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ ज्योति कहती है, अरे पायल, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे कमरे में ही चाय ला रही थी। जेठानी जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतनी देर से नहीं जागना चाहिए था, पता नहीं कैसे मैं इतनी देर तक सोती रह गई। पायल की आंखों में उभरी उथल पुथल और बड़ी बेचैनी को देखकर ज्योति उसे सहलाते हुए सुलझा सा जवाब देती है, अरे पायल, इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, सारा काम खत्म हो चुका और मुझे जेठानी जी नहीं जीजी कहकर बुलाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये लो, ये चाय पापा जी को दे आओ। पायल सर पर पल्ला किए अपने ससुर को चाय देते हुए धीमी आवाज में कहती है, ये लीजिए ससुर जी, चाय। ये क्या पायल बहू, आज के जमाने में ये पल्लूश? शायद तुम्हें पता नहीं कि हमारे ससुराल वाले पर्दा प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करते। मगर ससुर जी, मैं तो इस घर की बहू हूँ। बहू? इस घर आंगन को ससुराल नहीं बल्कि मायका मान ले, और मुझे अपनी माँ। इस घर में बहू और बेटी का बराबर दर्जा है। ये सुनकर पायल की आंखों के आगे अपने चाचा चाची के सौतेलेपन की छवि उभर आती है, जिसके साथ बहू की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। मेरे ससुराल वाले इतने खुले विचारों के हैं, तू तो खामखा ही खौफ खा रही थी पायल। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और दोनों देवरानी जेठानी मिल बांट कर खाना बनाकर मेज पर लगाती हैं। सभी को खाना सर्व करके पायल खड़ी हो जाती है, तभी उसकी ननद निम्मी कहती है, अरे पायल भाभी, आप खड़ी क्यों हो? आइए ना, हमारे साथ बैठकर खाइए। अभी ननद को खाने के खातिर जोर कसता देखकर पायल झिझकते हुए बोलती है, मगर निम्मी, ऐसे कैसे? पहले तो घर के बड़े खाते हैं, फिर बहू। ये सुनकर बहू की सास सीता मुस्कुराते हुए उसे खाने की मेज पर बैठाकर खाने की थाली परोस कर कहती है, बहू, तुझे कहा था ना कि इसे ससुराल समझने की बजाय अपना मायका मान। खाने का असल मजा तो पूरे परिवार के बीच आता है। चल अब खाना शुरू कर, तेरे पहले निवाले के बाद हम खाएंगे। ये पहली बार था जब पायल के सामने जूठन से भरी थाली की बजाय प्यार दुलार से भरपूर खाना था। पायल के लिए उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। खाने का पहला कौर खाते ही बहू की आंखों से खुशी के अनूठे आंसू उमड़ पड़ते हैं और वह बेझिझक बोलती है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना सुनहरा ससुराल मिला है। मैं हमेशा अपनों के प्यार को तरसती रही, हमेशा चाचा चाची में उस प्यार भरी छवि को खोजती रही, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ दुत्कारा। मगर आज मुझे अनाथ के पास माँ जैसी सास, पिता जैसे ससुर, सहेली जैसी ननद और बहन से बढ़कर जेठानी मिली है।
और एक ऐसा जीवन साथी जिसने मुझे खुशी से स्वीकारा। आज मुझे सही मायनों में मायका मिल गया। भगवान सभी लड़की को ऐसा ही ससुराल दे। जिस अपनेपन की चाहत पायल को उसके मायके से थी, वह ससुराल में पूरी होती है। किसने सोचा था कि पायल को मायके से बढ़कर प्यार दुलार करने वाला ससुराल मिलेगा। आज पायल के हक की खुशियां उसकी झोली में आ ही गई। मूंगफली बेचने वाली गरीब सास बहू। दूर दराज गांव में सरोज नाम की एक औरत थी जो अपने हंसते खेलते परिवार, अपने पति मुकेश, बेटे विराट और बहू सोनम के साथ रहती थी। लेकिन बीमारी के कारण कुछ समय बाद उसके पति का देहांत हो गया, जिसके बाद वो विधवा स्वरूप जिंदगी जीती है। फिर सारी जिम्मेदारी विराट के कंधों पर आ जाती है और विराट के घर का खर्चा सही से नहीं चल पा रहा था, क्योंकि मालिक कंजूस था। काम करने पर भी कम पैसे देता था, तो कभी पैसे लेट दिया करता था। ऐसे ही जब वो अपनी फैक्ट्री में सारा काम करके चौथे माले से नीचे आ रहा था तो उसका पैर फिसल गया और फिसलते फिसलते वो दूसरी मंजिल पर रुका। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, कोई, मैं मर गया, अरे मैं मर गया। ज्यादा चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है। फिर आवाज सुनकर कारीगर उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे एग्जामिन करते हैं और सोनम सरोज भी वहां पहुंच जाती हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताता है, मिसेस सोनम आप हैं? देखिए, आपके पति को पांव में काफी तेज की चोट लगी है। 2 मंजिल से गिरने पर सारा वजन पांव पर आ गया और इस दौरान उनका एक पैर घायल है और दूसरा पैर में फ्रैक्चर आ गया है। अगर 1 हफ्ते के भीतर उनके पैर में कोई हरकत नहीं हुई तो हमें उनका पैर काटना पड़ेगा, क्योंकि बेजान पैर से पूरे शरीर को दिक्कत पहुंच सकती है। क्या डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा मत बोलिए। इसका मतलब मेरे पति बिना पैर के कहीं आ जा नहीं सकते। जीवन भर मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ तो इलाज बताएं। ऐसा मत करिए, मेरा बेटा अंदर ही अंदर घुट जाएगा। वह बहुत खुदगर्ज है, ऐसे में वह 1 गिलास पानी भी नहीं पिएगा। जिंदगी भर बैठकर खाना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं, पर एक इलाज है। उनकी नकली टांग 5 लाख रुपए में लग सकती है और फिर से वो चल फिर पाएंगे, लेकिन नकली टांग के सहारे। इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। बहू तो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी? माँ जी, मैं मेहनत करूंगी, उनके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जब सावित्री अपने पति को यम से बचाकर ला सकती है तो मेरा ये करना तो कुछ भी नहीं है। ठीक कहती है तू बहू। 4 दिन बाद विराट डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। विराट की दवाई आ जाती है, घर का खर्चा भी चलता ही है। लेकिन जब पैसे धीरे धीरे खत्म होते हैं तो सोनम अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर के गिने चुने पैसे खत्म होने को आए हैं और वैसे भी मैंने उनके लिए कुछ काम करने की सोची थी, लेकिन क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। क्या काम करें जिससे हम घर का खर्चा चला पाए और इनके इलाज के पैसे भी इकट्ठे हो जाएं। बहुत सर्दियाँ आ रही हैं, क्यों ना हम मूंगफलियाँ बेचना शुरू कर दें, क्योंकि वह सर्दियों में काफी लोग खाते हैं। हर चीज में उसका उपयोग होता है, जैसे कि लोग लड्डू और गुड़ पट्टी में डालते हैं, उसका तेल बनाते हैं और उसे भूनकर भी खाते हैं, और कुछ लोग बच्चों के लिए मक्खन भी बनाते हैं इसका। तुझे तो पता है सर्दी में इसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो ज्यादा बिकता है और फिर ज्यादा पैसे आएंगे। जी माँ जी, बिल्कुल सही गणित लगाकर बताया है आपने। क्यों विराट जी, ये सही है ना? हाँ, बहुत सही है ये। विराट जी, आप ऐसे निराश मत होइए, देखना आप एक दिन जरूर ठीक हो जाओगे। पता नहीं होगा या नहीं, सोचकर दिल घबराता है कि तुम्हें मेरी वजह से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि बोझ बन गया हूँ तुम पर। अरे नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। अपने अपनों पर बोझ नहीं होते, बल्कि ताकत होते हैं, और हम तेरी ताकत हैं। माँ जी, मेरी सोने की टूटी हुई अंगूठी पड़ी है, उसे बेचकर जो आएगा मैं मूंगफली के खेत वाले काका से ले लूंगी। ठीक है बेटा। ये कहकर सोनम अंगूठी को बेचकर पैसे ले आती है और खेत वाले काका को पैसे देकर उनसे कच्ची मूंगफली खरीद लेती है और एक ठेला लगाकर कढ़ाई में भून भून कर अपनी मूंगफलियों को बेचते हुए कहती है, आइए आइए, गर्मा गर्म मूंगफलियाँ खाइए। सर्दियों में अगर ये नहीं खाया तो क्या खाया। आइए आइए, 50 रुपए पाओ, 50 रुपए पाओ। मूंगफली ले जाओ, मूंगफली ले जाओ। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है आपकी मूंगफलियों की। आधी किलो मूंगफली कर दीजिए। ये लीजिए। अम्मा जी, मुझे भी 1 पाव मूंगफली दे दीजिए। सुनिए, मुझे छिली हुई मूंगफली भी दे दीजिए नमक डालकर। ये सुनकर सास बहू आने वाले ग्राहकों को मूंगफलियां दे देते हैं।
सर्दियों का मौसम आ गया था, इसलिए आसपास के सभी लोग मूंगफली को देखकर मूंगफली खरीदने आ रहे थे। पहले दिन ही उनके मूंगफली काफी बिक जाती है। शाम को पैसे गिनते हुए सास बहू कहती हैं, माँ जी, उम्मीद से ज्यादा पहले दिन ही पैसे इकट्ठे हो गए हैं मूंगफलियाँ बेचकर। हाँ बहू, ये तो तूने सही कहा। माँ जी, मूंगफली के साथ हम मूंगफली के लड्डू और गुड़ पट्टी बनाकर भी बेचें तो? अरे हाँ बहू, हमें यह भी करना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं कल बाजार से गुड़ लेकर आ जाऊंगी। ठीक है बहू। क्या हुआ माँ, आप दोनों बड़े खुश हो? पहले दिन ही मूंगफलियों की बिक्री काफी अच्छी हुई, बस वही बातें कर रहे थे। अच्छा। विराट जी, आपने दवाई खा ली? हाँ, मैंने खा ली, तुम चिंता मत करो। तुम नहीं तो मेरे पास दवाइयाँ रखी थी, क्योंकि मैं खुद तो चलकर नहीं ले सकता ना। अजी, मैंने कहा था ना, आप इस तरह की बातें मत कीजिए। देखना, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और खुद चल भी पाएंगे। 1 हफ्ता बाकी है, आप एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। आपके पैर में जरूर कोई ना कोई सुधार आ ही जाएगा। हाँ बेटा, बहू ठीक कहती है। ठीक है माँ। इस तरह सभी सो जाते हैं। अगले दिन सोनम बहू बाजार से गुड़ ले आती है और उसे पिघलाकर मूंगफलियों के लड्डू और गुड़ पट्टी तैयार कर लेती है और मूंगफली के साथ उसे भी अपनी दुकान पर बेचने लगती है, जिसे खरीदने बहुत सारे लोग आते हैं। अरे बहन जी, जरा 1 किलो मूंगफली तोल दीजिए और 2 मूंगफली वाली गुड़ पट्टी और लड्डू भी दे दीजिए। आंटी जी, मुझे भी दे दीजिए, ये लड्डू भी दे दीजिए। कितने का है? 20 रुपए का है बेटा। ये लीजिए भैया, आपकी मूंगफली, गुड़ पट्टी, लड्डू। सास मूंगफली को कढ़ाई के अंदर रेत में भूनती है, वहीं बहू आने वाले ग्राहकों को सामान बेच देती है। इस तरह समय बीतता है। सास बहू का मूंगफलियों को बेचने का काम अच्छा चल रहा था। अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, जिससे सोनम अपने पति को अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाती है, उसे थेरेपी देती है और उसके पैरों की मालिश भी करती है। अगले हफ्ते तक उसके पैर हरकत करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उसका पैर काटने को मना कर देता है, पर 2 महीने की थेरेपी बताता है, जिस पर अभी भी काफी पैसा लगना बाकी था। हॉस्पिटल से आकर सोनम अपने पति से खुश होकर कहती है, विराट जी, मैंने कहा था ना, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम और उसके बाद आप खुद अपने पैरों पर चल पाएंगे और आपको किसी के सहारे या नकली पैर की भी जरूरत नहीं है। हाँ सोनू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, और ये अब सिर्फ तुम्हारी और माँ की वजह से हुआ है। तुम दोनों ने मुझे इतनी हिम्मत दी, घर का खर्चा चलाकर मेरी दवाइयों का, थेरेपी का खर्चा उठाया, मेरी इतनी सेवा भी की। ये सब तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से हुआ है, वरना मैं तो हिम्मत हार ही चुका था। बेटा, अब हमें इसमें शुक्रिया अदा कैसा? परिवार होता ही है कि वह हिम्मत दे सके, और मैं तो चाहती हूँ तू भी हमारे साथ मूंगफलियों के काम में लग जा। हाँ माँ, जरूर। आप दोनों मेरे दिल के आधे आधे टुकड़े हो, जिनके बिना मैं जी नहीं सकता। ये लीजिए, इसी बात पर मूंगफली से बनी गुड़ पट्टी खाइए, मैंने बनाया है। अरे बहुत अच्छी बनाई है ये तुमने, बचपन में बहुत खाता था मैं। इस तरह सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही सास बहू सबको मूंगफलियां खिलाकर अपने घर की आर्थिक स्थिति ठीक कर लेती हैं। साथ ही विराट का पांव भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है और वो सहारे से चलने की कोशिश करता है। और पैसे जमा करने से सास बहू मूंगफलियों के अलावा और भी मेवे और सर्दी से जुड़ी रेवड़ी, नमकीन भी रखा करते थे। 8 महीने बीत जाते हैं और विराट अपने पैरों पर खुद चलता है, जिसके बाद वो मूंगफलियों की खेती करता है। गरीब सास बहू का प्लास्टिक बोतल घर। सपनों के शहर मुंबई के एक बेरंग बस्ती में बैजंती और गंगा नाम की गरीब सास बहू रहा करती थी। बस्ती के बाहर एक कूड़ेदान था, जहां दोनों सास बहू दिन भर कूड़ा कचरा बीनकर शाम का सूरज ढलते ही उन्हें भंगार के दुकान पर बेच दिया करती। बदले में जो 4 पैसे आते, उसी से वो थोड़ा बहुत राशन खरीदती और दिन भर में एक दफा ही खाकर गरीबी में अपना जीवन काट रही थी। उस रात दोनों सास बहू खाने बैठी थी। थाली में कुछ रोटियां और प्याज के कुछ टुकड़े थे, जिसे दोनों सास बहू बड़े ही चाव से खा रही थी। तभी बहू की नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ जाती है। अरे क्या बात है बहू, तूने हाथ क्यों रोक लिया? अभी तो तूने आधी रोटी भी ठीक से नहीं खाई। बस माँ जी, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। अगले ही पल गंगा अपनी बहू की परेशानी भांपकर कहती है, अरे बहू, तू हर दिन कैलेंडर की तारीख देखकर क्यों चिंता करती है? तो क्या करूं माँ जी?
आज 30 तारीख है। आप तो जानती हैं ना कि पिछले 5 महीनों से हमने किराया नहीं भरा। कूड़ेदान में लोहा प्लास्टिक बीन कर जो भी 150 मिलते हैं खाने में ही उड़ जाते हैं। आपको याद है ना, इसलिए पिछले महीने धनीलाल जी ने हमें क्या धमकी दी थी। अरे बहू, जो भाग्य में लिखा होगा वो टलेगा नहीं, इसलिए अपनी किस्मत को भाग्य पर छोड़ दे। गंगा अपनी बहू से ऐसा बोल ही रही थी कि झुग्गी का मालिक धनीलाल घर में घुसकर गरीब सास बहू पर गरजते हुए कहता है, अरे चलो चलो, जल्दी से पिछले मार्च महीने का किराया निकालो। धनीलाल जी, अभी तो पैसे जुड़े नहीं, हमें थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। बहुत जल्द हम सास बहू पाई पाई चुकता कर देंगे। पता था मुझे कि इस महीने भी तुम दोनों सास बहू बहाने बनाओगी, मगर इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं पसीजने वाला। अब मैं तुम सास बहू को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। धनीलाल जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हम सास बहू को बेघर मत कीजिए। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगी? कहीं भी जाके मरो, मुझे कोई मतलब नहीं। धनीलाल को सिर्फ धन से मतलब है, समझी? सास बहू को धक्के मारकर घर से निकालकर धनीलाल घर पर ताले की चपत जड़ देता है। लाचार सास बहू ठंड में ठिठुरते हुई सड़क पर चलने लगती हैं। माँ जी, बिना पैसे के अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ राम जी ले जाएं बहू। सर्दी की सनसनाती रात में जहाँ दुनिया अपने घर में रजाई ओढ़े सो रही थी, वहीं गरीब सास बहू ठंड में ठिठुरती हुई देर रात सर छुपाने की जगह खोजते हुए दर दर भटक रही थी और आखिरकार उनके कदम वापस उसी कूड़ेदान के पास आकर रुक जाते हैं। देखिए माँ जी, घना कोहरा घिर रहा है, चलिए कूड़ेदान के उस खाली कोने में बैठते हैं। कोई आसरा ना मिलने पर गरीब सास बहू कूड़ेदान के कोने में बैठकर रात काटने लगती हैं। माँ जी, किस सोच में डूब गई आप? कुछ नहीं बहू, बस अपने नसीब का खेल देख रही हूँ। भरी जवानी में सिंदूर की लाली छीन गई। ऐसे में भगवान ने मुझे लाचार अभागन की झोली में एक आस उजागर की। बेरंग जीवन काट कर उसे बरसों की बड़ी तपस्या से बड़ा किया, और जब तू बहू बनकर मेरे आंगन में आई तो लगा जैसे अब सब ठीक हो गया। मगर नियति ने तेरे सुनहरे दामन को भी सफेद लिबास में भरकर लाचार बेवा बना दिया। जैसे तैसे गरीबी में जीवन काट रहे थे, मगर अब तो ठिकाना भी छीन गया। माँ जी, आप ही तो कहती है ना, भगवान जो करता है उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। भगवान पर भरोसा कीजिए। दोनों सास बहू एक दूसरे के दुख को शब्दों से संभालती हैं और सूरज की किरण छिटकते ही फेटा बांधकर लोहा प्लास्टिक बीनने लगती हैं। तभी बैजंती कूड़ेदान के कोने कोने पर नजर दौड़ाती है। क्या बात है बहू, एकदम से तेरा मुरझाया चेहरा गुलाब के जैसे खिल कैसे गया? क्योंकि माँ जी, मुझे घर बनाने का साधन मिल गया। अब इस कूड़ेदान के बदौलत ही बनेगा हमारा घर। अरे बहू, बावली हो गई है क्या? ये कूड़ेदान तो कूड़े कीच से सना हुआ है। इसमें तुझे कौन सा सीमेंट बालू नजर आ गया जो तू घर बनाने की योजना बनाने बैठ गई? हम गरीब सास बहू का बचा खुचा जीवन इस कूड़ेदान के किसी कोने में ही कटेगा। इस बात को गांठ बांध ले, क्योंकि घर बनाने के लिए सीमेंट बालू रेत ईंट की जरूरत होती है, और हमारे तो खाने के लाले हैं। ऐसे घर की नींव धरना नामुमकिन है। माँ जी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद बन जाती है। हम सास बहू का बसेरा जरूर बनेगा, मगर सीमेंट बालू से नहीं, बल्कि प्लास्टिक बोतल से, जिसे बनाने में एक भी पैसा नहीं लगेगा। मगर बहू, प्लास्टिक बोतल से घर बनाना तो पहाड़ तोड़ने जैसा है। माँ जी, बिना मेहनत किए कोई काम बनता है क्या? कूड़ेदान में प्लास्टिक की 50 बोतल तो आराम से मिलती हैं, इसलिए आज से हम इन्हें बेचने के बजाय इकट्ठा करेंगे ताकि अपना आशियाना बना सकें। उसी दिन से दोनों सास बहू प्लास्टिक की बोतलों को बटोरना शुरू कर देती हैं। 15 दिन की बड़ी मेहनत के बाद वह प्लास्टिक की बोतल से कई बड़ी बोरियों को भर लेती हैं। बहू, ये बोतल तो भार में इतनी हल्की है कि हवा के झोंकों को भी झेल नहीं पाएंगी। ऐसे तो ये घर ढह जाएगा। माँ जी, गठजोड़ में बड़ा बल होता है। हम इन प्लास्टिक की बोतलों को धागे से पिरोकर इन्हें एक साथ मिलाएंगी और फिर घर का घरौंदा तैयार करेंगी।
गंगा अपनी बहू की भरपूर मदद करती है। गरीब सास बहू ठंड की मार झेलकर भूखे प्यासे प्लास्टिक की बोतल से घर बनाने में लगी होती हैं। भूख ने सास बहू का बुरा हाल कर दिया था, मगर उनकी आंखों के आगे से सर पर छत पाने की छवि धुंधली पड़ने की बजाय बरकरार बनी हुई थी। पहले ही दिन दोनों दो दीवार तैयार कर देती हैं। बस कर बहू, आज के लिए बहुत है, बाकी का काम कल करेंगे। मैं कुछ खाने को खरीद लाती हूँ। गंगा अपने पल्लू में बंधे 20 रुपए से बनिए की दुकान से 2 डबल रोटी खरीद लाती है। दोनों सास बहू वही खाकर काम चलाती हैं और अगली सुबह फिर घर बनाने में जुट जाती हैं। जहाँ बहू बोतलों का गठजोड़ बांधती है, वहीं सास दरवाजा बना रही होती है। जाड़े में उनके पांव जमीन में जमते जा रहे थे, मगर आंखों में बंधी अपने घर की आस घटने का नाम नहीं ले रही। दूसरे ही दिन घर की चारों दीवार पूरी हो गई। दिन बीतते गए और सास बहू मेहनत करती गई। आखिरकार कई दिनों की कोशिश के बाद उनका प्लास्टिक का घर बनकर पूरा हो गया। वह पल देखने लायक था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता बहू कि हम सास बहू के सर पर छत बन गई। माँ जी, ये प्लास्टिक बोतल से बना घर हमारी बड़ी मेहनत का प्रतिफल है। भगवान जिसे गरीब बनाता है उसके हाथों में कला कूट कूट कर भरता है। आज हम गरीब सास बहू के पास पुख्ता तौर से ठिकाना है। अब हमें ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। हाँ बहू, अब हम सास बहू बेघर नहीं है, हमारे पास भी घर है। प्लास्टिक बोतल से बना घर बेहद ही प्यारा प्रतीत हो रहा है। बोतलों का नीला रंग रात के अंधेरे में कोहिनूर हीरे के जैसे रोशनी बिखेर रहा था, मानो आसमान की चांदनी धरती पर चिपकी हुई हो। उस रात बरसों बाद गरीब सास बहू बगैर किसी चिंता की नींद की गोद में सर रखकर सोई हुई थी। सास बहू की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, जो कठिनाइयों में घिरकर और राहों में गिरकर उठने की कोशिश करता है, कामयाबी उसके कदम जरूर चूमती है। जादुई थाली। अजी क्यों जिद पर तने हुए हैं? धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी? पन्ना, अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो, जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था, जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांधकर घर लौटते हुए खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किवाड़ बिन चुनकर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा? गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना, धिक्कार है, जो मैं भरसक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं? सीमित भंडारण होने के चलते जहां बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहां बूढ़े दंपत्ति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोधर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता, उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोंछकर उसे गजोधर के आगे बिछाकर
जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो, एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश के हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है। अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं। एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को ठेला भर सब्जियों में बदल डाला। जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजोदर उन्हें माथे पर लाद कर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक, गोभी, आलू, ये लो भैया रास्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोदर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है। तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था? झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूँ कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना, ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रखकर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ इस जादुई थाली की खासियत यह है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा, ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं, उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा। उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीदकर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा, जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं जौन से हम कल सब्जी खरीद रहे। इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला। अरे बिटिया, जो बीत गया वो बीत गया। अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है। तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है। माफ करना, वो थाली बिकाऊ नहीं, दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीदकर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है, जादुई थाली, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिससे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार, अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना, उनका क्या, जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं जो उन्हें माली बनकर खून से सींचकर बड़ा करता है। वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है। तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है।
जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवाकर वहां सुख सुविधा की तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। हम बूढ़े बुढ़िया ने जो झेला है वो अब उम्र के इस पड़ाव में किसी और बुजुर्ग को नहीं झेलना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई थाली, मैं आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने सिर्फ न हमारा पेट भरा है बल्कि अपनी जादुई शक्ति से हमको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वह दंपत्ति आगे भी जादुई थाली का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वह जादुई थाली से भूखे की भूख मिटाते तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे।